बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड हुई, जबरदस्त तेजी देखी गई। नेट इंडेक्स 75,000 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। लो लेवल 74,900 का था और हाई लेवल 75,300 का आज देखा। सेंटिमेंट पॉजिटिव है फाइनेंसर्स के, और जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनमें अगर बात करें ऑयल एंड गैस कंपनीज की, तो उनके शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में शेयर्स की खरीदो फरोख्त देखी गई। बहरहाल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF से हमारे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा ये गुमान किया जा रहा है कि आइंदा आने वाली जो इंटरेस्ट रेट है पॉलिसी, वो उसमें कमी होगी शरह सूद में 22% से। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, और फिर ब्लूमबर्ग ने भी मार्केट को आलमी सतह पर बेहतर करार दे दिया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के कर्जों के मजमूई हजम में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के कर्जों का मजमूई हजम 57,000 अरब रुपए से बढ़कर 65,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। एक साल में मुल्की कर्जों के हजम में 8,250 अरब रुपए का इजाफा हुआ। फरवरी 2024 में मुल्की कर्जों का हजम 64,000 अरब रुपए से बढ़कर मार्च 24 में 65,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। मार्च 2023 से मार्च 2024 तक यानी एक साल में मुकामी कर्जे 24% बढ़े हैं। 35,000 अरब रुपए से बढ़कर 43,000 अरब रुपए हो गए हैं। मार्च 2023 से मार्च 2024 तक बैरूनी कर्जे 22,000 से कम होकर 21,900 अरब रुपए हो गए। डॉलर की कदर में कमी हुई है तो बैरूनी कर्जों में कमी हो गई। बहरहाल जो मुकामी कर्जे हैं वो बेइंतहा बढ़ गए, और अगर मैं मुकामी और बैरूनी कर्जों के हजम को मिलाऊं तो 57,000 अरब रुपए से बढ़कर 65,000 अरब रुपए इस वक्त पाकिस्तान के कर्जे हो गए। और इसके अलावा सूद की अदायगियाँ हैं। अगर मैं सूद की अदायगियाँ भी इसमें शामिल कर लूँ तकरीबन 7-8 हज़ार अरब रुपए, तो ये 72-73 हज़ार अरब रुपए से तजावुज़ कर जाते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आलमी सतह पर बेहतरीन मार्केट करार दे दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉलर की कदर के लिहाज से भी बेहतरीन है और रुपए की कदर के लिहाज से भी बेहतरीन है। यानी डॉलर कैपिटलाइजेशन और रुपये कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस वाकई में बहुत बेहतर है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी जो है वो बेहतरी देखी जा रही है स्टॉक मार्केट की। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फ्लोज जो है ना, इंटरनेशनल फ्लोज, वो स्टॉक मार्केट में देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी बरपा है। इजाफी की अगर मैं बात करूँ तो 16 मई 2023 से 16 मई 2024 तक इसमें इजाफा मुसलसल रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर की कदर के लिहाज से 84% इम्प्रूव किया है। खुशाइन बात है। अर्जेंटीना स्टॉक मार्केट, तुर्किया स्टॉक मार्केट, नाइजीरिया स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, इनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की तिजारती खसारा एक साल में 197% बढ़कर 2.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। जब हमारी एक्सपोर्ट कम होंगी और हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो जो उसका जो बीच में गैप है, इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ये हमारा बढ़ता रहेगा। और यही हो रहा है कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स यानी जो बड़ी सनतें हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की थी। वो माइनस में जा रही हैं। जब बड़ी सनत हमारी माइनस में जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट कम होगी। जब हमारी एक्सपोर्ट कम होगी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। हम एक्सपोर्ट भी अगर करते हैं तो पहले इंपोर्ट करते हैं, खाम माल बाहर से मंगवाते हैं, चीज़ अशिया तैयार करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। एक्सपोर्ट कम हो रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो बड़ी सनतों की जो कारकर्दगी है वो माइनस में जा रही है, वो बहुत मुतासर है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस भी हैं और एनर्जी प्राइसेस का भी एक बड़ा मसला है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं रिजर्व्स के। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 13 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 15 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 49 करोड़ डॉलर हो गए हैं। मुल्क की मजमूई ज़खायर यानी स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर मिलाकर 16 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 62 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गए हैं। बहरहाल इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमें पाँच भी मिली है IMF से। फिर आइंदा वाले दिनों में हम IMF से एक बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उससे भी हमारे रिजर्व आइंदा वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये जितने भी रिजर्व्स है इसमें हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, दोस्त ममालिक से कर्जा ले रहे हैं, हम अपनी जनरेशन नहीं कर रहे। अगर हम अपने तौर पर रिजर्व्स को बेहतर करें तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है और तेल गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस खत में उन्होंने आगाह किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नाशपा वेल जो है यानी हंगू में वाक़ है, ये वहाँ से 530 बैरल यौमिया इजाफी खाम तेल की पैदावार हासिल हुई है और LPG की पैदावार 10 मिलियन टन यौमिया है। OGDCL ने खत लिखा है नाशपा कुआं जो है उससे जो गैस के ज़खायर मिले हैं वो SNGPL में जा रहे हैं और 7 MMCFD गैस
सिस्टम में दाखिल हो रही है। नाशपा वेल से तेल की मजमूई पैदावार बढ़कर इजाफे से जो अभी हासिल हुए हैं 1870 बैरल यौमिया तक पहुंच गई है। खुशाइन बात है, ओजीडी सेल ने एक अच्छी खबर दी है। इसके अलावा आपको बताऊंगा आखिर में कि मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 600 रुपये की कमी हो गई है। 24 कैरेट फी तोला सोना 2,42,000 रुपये का हो गया है। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपये कमी से 2,10,048 रुपये हो गई है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट की। बजट कैसा होगा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, नए टैक्सेस लगने वाले हैं, 12,000 अरब रुपए से जायद टैक्सों का हजम होगा, टैक्स जीडीपी को इंक्रीज करना है, आईएमएफ डू मोर का मुतालबा कर रहा है। हम कोई बेहतर प्लान्स आईएमएफ के सामने नहीं रख पा रहे। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगने वाला है, सैलरी परसेंट पे टैक्स लगने वाला है, जीएसटी की शरह में इजाफा हो सकता है, पेट्रोलियम लीवी बढ़ सकती है, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। ये तमाम क्या सराइयाँ हम देख रहे हैं कि हो रही हैं कबल वक्त। बहरहाल बजट इंतहाई सख्त होगा। क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। मुल्क की मौशी अशारिये तनज़ुली की जानिब गामज़न है। बड़ी सनतों की तरक्की मुतासर कौन है। ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, पावर डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, लोकल इन्वेस्टर यहाँ से सरमाया लेके बाहर जा रहा है। इसके बावजूद स्टॉक मार्केट परफॉर्म करिए बेहतर, वो क्यों कर रही है, क्या फार्मूला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन क्या है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो मुलाकातें हो रही हैं इस्लामाबाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री से, तो उसके बाद इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है बिजनेस कम्युनिटी की। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक था, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है प्रोग्राम में। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून शरीफ, साबिक वजीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट सर पर है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बजट होगा क्योंकि हुकूमत के जो अहदाफ हैं वो चैलेंजिंग है जी। आईएमएफ जो है एक बड़ा बजटरी खसारा एक्सपेक्ट कर रहा है, 10% या उससे ज्यादा। तो या तो अखराजात कम करने पड़ेंगे, टैक्सेस डेफिनेटली बढ़ाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपके डेवलपमेंट की स्पेंडिंग है जी। उसके ऊपर प्रेशर कायम रहेगा। शरह सूद जो है, जो हमारा सबसे बड़ा इशू डेट स्ट्रेस है, खास तौर पे जो हमारा डोमेस्टिक कर्जा हुकूमत ने लिया हुआ है जी। उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि वो आप 22-23% पे कर रहे हैं। इवन इफ शरह सूद अगर 100-200 पॉइंट नीचे भी चली जाए तो वो आपका कम नहीं होगा। तो इखराजात पे प्रेशर रहेगा। इसकी सियासी कॉनोटेशन भी है और आम आदमी की जो जिंदगी है, क्योंकि डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। हमारा जो बैरूनी खसारा है उसमें कुछ कमी है, सरप्लस है। इसके अलावा जो हमारी इन्फ्लेशन है वो ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन ये स्टेबलाइजेशन के इंडिकेटर्स हैं, ये ग्रोथ या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना या जॉब क्रिएशन के इंडिकेटर्स अभी नहीं है। तो ग्रोथ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए कौन से इकदाम उठाने चाहिए इस बजट में? जी, पहली चीज तो ये है कि जब हम अगर स्टेबलाइजेशन पे कायम रहना चाहिए, अक्सर होता यह है कि हमारे थोड़े से रिजर्व्स बढ़ते हैं तो हम सियासी प्रेशर में आके फिर उनको डोल आउट करना शुरू कर देते हैं। एक तो हमें स्टेबलाइजेशन को कायम रखना है। दूसरी चीज जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रिवाइवल है, क्योंकि 2% ग्रोथ इतनी आबादी को केटर नहीं कर सकती है, हमें तो 7% चाहिए। तो अब आईएमएफ, यहां एक मैं चीज को बड़ी अहम, इसको गौर से सुनने की बात है जी। जी। कि आईएमएफ के फ्रेमवर्क के अंदर हमारी कैपेबिलिटी क्या है कि हम 3 या 4 तरजीही सेक्टर्स को निगोशिएट करके उनको हम मराहत दे सकें। और उन सेक्टर्स के अंदर जैसे ज़राअत है, आईटी है, जहां पर नौजवानों को रोजगार दे सकें, सस्ता कर्जा दे सकें, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं, बैंकिंग सिस्टम से ही जी। लेकिन वो सेक्टर्स ताकि जिनमें एक्सपेंशन जल्दी मुतवक्को है। अब ये अगर तो आईएमएफ का स्टैंडर्ड पैकेज ले लिया तो वो इसको डिस्टॉर्शन देखेंगे, लेकिन अगर हमने होमवर्क करके एविडेंस बेस्ड टेबल पे रखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल के लिए ये एसेंशियल है, तो आईएमएफ के अंदर गुंजाइश पैदा की जा सकती है। आपको लगता है हम अच्छा होमवर्क करते हैं? हम होमवर्क ही नहीं करते हैं जी। अच्छा, हम होमवर्क ही नहीं करते तो फिर तो जो आईएमएफ कहेगा हमने वो करना है सिर्फ। जी, ये हमारा जो पास्ट है वो तो यही है कि हम ऐसे वक्त में निगोशिएट करते हैं जब हमारी बार्गेनिंग पावर जीरो हो चुकी होती है।
हमें डेस्परेशन होती है पैसा लेने की, जी। तो हम फिर जो कुछ रखा जाता है उसी पैरामीटर के अंदर निगोशिएट करते हैं। जो विजडम है मुल्कों की वो ये है कि आप एक मेन्यू ऑफ ऑप्शन पे होमवर्क करके रखते हैं, जी। उसको आईएमएफ से निगोशिएट करते हैं और अपने अवाम के लिए फिर एक बेहतर रास्ता निकालते हैं। मैं तवक्को करता हूं नई टीम से कि उन्होंने गालिबन कोई होमवर्क किया होगा। हिस्टोरिकली मैंने पिछले 10-15 साल में कोई सीरियस होमवर्क नहीं देखा। होमवर्क नहीं देखा आपने माजी में। अच्छा ये बताएं हारून साहब, आईएमएफ तो डू मोर का मुतालबा करे जा रहा है मुस्तकिल। हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि टैक्स जीडीपी को इंक्रीज करें, करना चाहिए टैक्स जीडीपी को इंक्रीज, नॉन फाइलर्स को डिमोटिवेट करना चाहिए, फाइलर को प्रमोट करना चाहिए। अब आइंदा आने वाले दिनों में यानी आइंदा बजट में अगर सैलरीड क्लास पे मजीद टैक्सेस लग जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्स लग जाता है, आप समझते हैं कि हम इतने टैक्स लगाने के बाद सर्वाइव कर सकेंगे? वैसे ही टैक्स की चोरी हो रही है। जी, जो तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे अगर मजीद टैक्स लगता है वो ज्यादती है, क्योंकि ऑलरेडी सैलरी तबका और इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी है जी। कि वो तो बिल्कुल ज्यादती है और वो डिसइंसेंटिव क्रिएट करेगी। बहुत से सेक्टर्स जिनको हमने फ्री छोड़ा हुआ है बहुत सालों से, कंस्टिट्यूएंसी की वजह से या पॉलिटिकल पेटनेज की वजह से, उनको बिल्कुल टैक्स नेट में आना चाहिए। ज़राअत को भी आना चाहिए, रियल एस्टेट को भी आना चाहिए, ट्रेडर्स को भी आना चाहिए। लेकिन आया हमारे पास कोई फ्रेमवर्क है कि हम कोर्शन का टूल यूज करके करेंगे? देखिए ना, इनको अगर लाना है तो आपके पास डेटा होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रेगुलेशन के आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं बनता तब तक तो फिर कोर्शन ही है कि आपने आईडी कार्ड के साथ लगा दिया, पेट्रोल के बिल के साथ लगा दिया, इनडायरेक्ट कहीं से पकड़ लिया। वो चलना मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है जी। तो फिर लोग इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। वैसे हारून साहब, हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट डॉक्यूमेंटेड है? जी, हमारी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन आधी आधी लोग कहते हैं, बहुत से एस्टिमेट्स हैं कि 50% डॉक्यूमेंटेड है, 50% अनडॉक्यूमेंटेड है। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा टूल है नादरा में जी। कि हमारे पास इंडिविजुअल सब डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, उनकी इनकम डॉक्यूमेंट नहीं होगी लेकिन रीचिंग आउट के लिए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस अवेलेबल है। बिल्कुल। सवाल ये है कि हम उसको लोगों को एतमाद में लाए बगैर हम उस डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते। लोगों की प्राइवेसी का सवाल है। लेकिन हमें लोगों को रीच आउट करना है, और वो रीच आउट तभी हो पाएंगे जब हुकूमत खुद कुछ सेक्रीफाइस दिखाएगी कि भाई हमने 10 रुपए घटाए हैं, अब आप 10 रुपए बढ़ाइए। लेकिन अगर आप कहें हमने अपना खर्चा 10 रुपए बढ़ा लिया है जी। और 20 अब आपको पास ऑन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अनफेयर डील है। मगर हारून साहब, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है एक साल का वो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 अरब डॉलर है। आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ग्राउंड रियलिटी पर। तो हुकूमत तो अपने खर्चे कम नहीं करेगी, टैक्स बढ़ाती रहेगी। इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है? देखिए, अगर हुकूमत ये करती रहेगी और इकोनॉमिक मईशत का पहिया नहीं चलेगा, जी। तो हुकूमत के पास तो पैसा लाने के दो ही तरीके हैं। या बिल्कुल। तो फैमिली सिल्वर सिल्वर बेच ले अपना, या ये है कि वो मजीद कर्ज ले ले। कर्ज आप मजीद ले नहीं सकते। टैक्स के अंदर देखें ना, आप जब टैक्स लगाते हैं जी। तो उतना ही स्क्वीज कर सकते हैं जितनी गुंजाइश है। अगर आप उससे ज्यादा वजन डालेंगे तो इकोनॉमी मजीद चोक करेगी। तो हुकूमत आईएमएफ को ये इसको नजर नहीं आता गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट की जो मराते हैं, गवर्नमेंट की जो शाह खर्चियां हैं, तो आईएमएफ देखती तो होगी नहीं सब? जी, आईएमएफ बिल्कुल देखती भी है और अपनी मीटिंग्स में उन्होंने खर्चा कम करने का बारहा कहा है। जी। खास तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है, क्योंकि बहुत सी चीजें सूबों को डिवॉल्व हो चुकी हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन आईएमएफ की भी मजबूरी ये है कि जब वो एक हद से ज्यादा प्रेशर करेंगे तो फिर ये लोग कहेंगे कि आप हमारे डोमेस्टिक मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये काम तो हमें खुद एज ए पैकेज टेबल पे रखना चाहिए। ये मैं जो अर्ज कर रहा हूं, जी। मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का यूरोप में देखा है बड़ा डिटेल, 1997 का ईस्ट एशिया में देखा है। पहला काम हुकूमत ये करती है कि एक मैसिव ऑस्टेरिटी की तरफ जाती है। दूसरा काम वो ये करती है कि आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं जी। उसके लिए ऑप्शंस बना के लोगों से कम्युनिकेट करती है।
जब लोगों को एतमाद आता है कि भाई हुकूमत के पास गेम प्लान है, फिर वो उनसे टैक्स मांगते हैं उसको फंड करने के लिए। अगर आप ये होमवर्क के बगैर टैक्स मांगते हैं, मेरे हिसाब से तो वो सस्टेनेबल नहीं। हम 12,000 समथिंग कुछ का टैक्स हदफ रखने जा रहे हैं इस बजट में। आपको लगता है कि हम अचीव कर लेंगे? विद 2% ग्रोथ बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है, अनलेस कि हुकूमत वाकई संजीदा हो टैक्स नेट को वाइडन करने में और अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंट्स की प्रोटेक्शन तोड़ने में। अभी तक जो सिमिलर अगर ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है जी और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, जी। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं लाता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाता है। जरूरत इस वक्त देखें, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, जी। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देना है। आउट ऑफ बॉक्स जाके पॉलिसी इकदाम उठाने होंगे। आखिर में मुझे पॉलिसी ये बता दें कि इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? बिजनेस फ्रेंडली हो नहीं सकता, पब्लिक फ्रेंडली हो नहीं सकता, तो क्या ये आईएमएफ फ्रेंडली बजट होगा? ये स्टेबलाइजेशन फ्रेंडली बजट होगा कि स्टेबलाइजेशन। मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक रहे, जी हुकूमत अपना जो है बाहर की अदायगियों का प्रेशर किसी हद तक कम हो जाए और हुकूमत को एक स्पेस मिले कि वो कोई प्लानिंग कर सके। लेकिन हुकूमत अगर प्लानिंग नहीं करती है तो वो स्पेस हमेशा की तरह फिर से जाया हो जाएगी। इस वक्त जरूरत है, दो टीमें चाहिए। एक टीम जो स्टेबलाइजेशन पे काम करे, एक टीम जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स और ग्रोथ पे काम करे। मुझे स्टेबलाइजेशन की टीम तो दिखाई दे रही है क्योंकि आईएमएफ से कर्जा लेना है, जी। लेकिन मुझे डेवलपमेंट और ग्रोथ की टीम नहीं दिखाई दे रही कि उसको कौन लीड कर रहा है। ये काम बिल्कुल डिफरेंट स्किल सेट का है। जो ये पब्लिक पॉलिसी रिस्पांस देना है, उस पे हमें एक मजबूत विजिबल टीम को सामने करना चाहिए, ताकि वो लोगों के लिए, भलाई के लिए एक ग्रोथ रिवाइवल का प्लान दे सकें जी। और वो उसको आगे ले जाएगा। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ, ये दो अलग अलग चैप्टर। बैक प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमान पराचा, वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया अमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट तजावीज़ दी है हुकूमत को, आपको लगता है कि उन तजावीज़ पर अमल हो पाएगा इस बजट में? वालेकुम सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है। जी सजेशंस तो हम बहुत अरसे से देते रहे हैं, एफपीसीसीआई जो है ना हर साल अपनी सजेशंस तो देते हैं, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने हमें यकीन दिलाया है कि आप जो है अपनी प्रपोजल्स दें और हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो उस सिलसिले में हमें बहुत उम्मीद है कि जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज से जो सजेशंस गई हैं, उनको गवर्नमेंट ज़रूर कंसिडर करेगी और हमारे साथ लॉयज़न में भी हैं वो, और उससे हमें उम्मीद है कि मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा अगर उन्होंने हमारी तजवीज़ पे अमल किया तो। अमान साहब, उम्मीद है कि सनतों की बिजली 9 सेंट पे हो जाएगी, ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया आईएमएफ ने। आपको लगता है कि हुकूमत की भी कहीं कुछ कोताही थी? अच्छा होमवर्क करके जाते, आईएमएफ के सामने बात करते, तो यकीनन 9 नहीं तो 10 सेंट में तो बिजली मुहैया हो ही जाती इंडस्ट्रीज़ को। देखिए हमजा, मसला ये है कि इस वक़्त अगर बिजली 9 सेंट में नहीं करते तो इंडस्ट्री सर्वाइवर नहीं हो सकती ना। जी किसी सूरत भी हम कंपटीशन नहीं कर सकते जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या वर्ल्ड में किसी तरह से भी, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, इससे इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ये हमने हर फोरम पे इस आवाज़ उठाई है और बताया है। पिछली दफ़ा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुई थी, तो हमने उनको भी कहा है कि अगर आपने इंडस्ट्री को चलाना है तो आपको एक तो इंटरेस्ट रेट कम करना होगा, दूसरा आपने गैस और बिजली के टैरिफ रेट को कम करना होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, हमें इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ये हम जैसे खित्ते के और ममालिक हैं, इंडिया और बांग्लादेश या और जितने भी जो जिनसे हमारी कंपटीशन है, तो हम अगर ये कॉस्ट अपनी कम नहीं करेंगे तो आप ये बताइए कि हम वो अपना प्रोडक्ट कैसे बाहर मुल्क में ले जाके बेच सकते हैं, जबकि हमें इतने ज़्यादा अखराजात पड़ते हैं। अमान साहब, निगरान हुकूमत भी नाकाम रही 9 सेंट बिजली लाने में। मौजूदा हुकूमत आईएमएफ से मुज़ाकरात कर रही है। उम्मीद हो सकती है अगर अच्छा होमवर्क हम लोग करके पेश कर दें, आईएमएफ के सामने रख दें कि भाई इंडस्ट्रीज़ 9 सेंट के बगैर नहीं चल सकती, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर उम्मीदें और तवक्कुआत कैसी हैं आप लोगों की? फिर तो ये बजट आए या ना आए, इंडस्ट्रीज़ का तो सर्वाइवल होगा ही नहीं फिर। बिल्कुल ऐसी ही बात है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अगर हम अपने टैरिफ को कम नहीं करेंगे तो किसी सूरत भी हम इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। और पिछले दिनों जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी हमारी ये तजवीज़ मानते हुए पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था और वो इस पे
तैयार हो गए थे कि हम इसको जो है नीचे लेके आएँगे, 9 सेंट पे लेके आएँगे, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आईएमएफ जो है वो नहीं माना। और आईएमएफ को मनाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो जो भी लोग आईएमएफ के साथ इस वक़्त नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनको ये यकीन दहानी करानी होगी कि उसके बगैर हम बिजली का रेट जब तक कम नहीं करेंगे और साथ-साथ इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, हम किसी तरह से इंडस्ट्री नहीं चलाएँगे और इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई हुई है जी कि जी। हम ना तो अपने रेमिटेंस जो डॉलर की ट्रेड हमारी जो डेफिसिएंसी है, वो उसको पूरा कर पाएँगे, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक तूफ़ान मज़ीद बढ़ेगा और उसको हम नहीं सँभाल सकेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर से आप लोगों की मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोगों की मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई आप लोगों की अलग अलग अथॉरिटीज़ और मिनिस्ट्रीज से। वहाँ पे क्या बात डिस्कस हुई, क्या यकीन दहानी कराई गई, उम्मीद है या आप लोग मायूस हैं? देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें तो उम्मीद है और इस दफ़ा हमने एक तब्दीली देखी है कि उन्होंने हमारी तमाम चीज़ें मानी हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। किसी चीज़ को उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी ये ऐसे हो नहीं सकता, उन्होंने कहा इसके बगैर वो भी माने हैं कि इंडस्ट्री नहीं चल वो सकती। आईएमएफ को भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो आप लोगों को भी यही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो फिर होगा किसका, किसका पलड़ा भारी हाँ, होगा? देखिए देखिए, अगर आईएमएफ को वो कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, तो फिर जो ग्राउंड रियलिटी है, वो तो सिर्फ इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना। जी। आपने सिर्फ हमें कह दिया कि जी आपकी बात ठीक है और उनको भी कह दिया ठीक है और ये चीज़ टैरिफ कम नहीं होता, तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ऐसे-ऐसे हमारे मुल्क जो है ना वो इन चीज़ों के मसाइल आते जाएँगे और इंडस्ट्री आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और बहुत सारी बंद होने को जा रही है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री बंद होती चली जाएगी, तो आप फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? आप टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे? तो ये तो हमारी पॉइंट जो है, हमारी जो बात है, इसको इनको बहुत सीरियसली लेना होगा और बहुत हमने हर फोरम पे इसकी आवाज़ उठाई है। इवन पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उनको भी हमने कहा कि इंडस्ट्री इस रेट पे नहीं चल सकती। जी। इफ एंड बट कुड एंड शुड, अगर 9 सेंट पे बिजली नहीं होती, बजट पेश हो जाता है, उसमें आपको खुशखबरी नहीं मिलती, बजट के बाद भी खुशखबरी नहीं मिलती, फिर आप लोगों का फाइनल स्टेप क्या होगा? प्लानिंग तो की भी होगी ना, मुशावरत तो चलती होगी फेडरेशन की, फिर आप लोगों ने क्या सोच देखिए रखा है? फिर हमारा तो अल्टरनेटली हम सोलर पे जाएँगे या हम कुछ और रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगर हम 9 सेंट में बिजली पैदा नहीं कर सकते तो हमें फिर विंड विंड एनर्जी की तरफ जाना होगा या फिर सोलर की तरफ जाना होगा। उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि बिजली का टैरिफ नहीं कम करते, गैस का नहीं करते और बीच में इंटरेस्ट रेट को भी शामिल करूँगा, तो ये किसी सूरत भी हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये फिर एजेंडा जो है ये बिल्कुल ही नाकाम हो जाएगा कि हम बिजली इसी रेट में रहें और फिर हम आगे आपको जो है वो इंडस्ट्री भी चला के दिखाएं, ये मुमकिन ही नहीं होगा। एफबीआर की कारकर्दगी पर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मौक़िफ़ है? एफबीआर की कारकर्दगी में सबसे बड़ा हमारा जो उनके साथ इशू है वो ये है कि हमारे साथ जो पॉलिसीज बनाते हैं उसको हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं। इस जो भी इंडस्ट्री है या जो भी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है उसको या एफपीसीसीआई जो है वो तमाम ट्रेड पार्टी की नुमाइंदगी करता है। तो इनके साथ हमारा सबसे बड़ा गिला पिछले कई सालों से ये रहा है कि जब ये पॉलिसी बनाते वक़्त हमें साथ नहीं बिठाते। जब तक आप स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाओगे तो आप उनके मसाइल नहीं जानोगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? उनके साथ जब मिल के मुशावरत होगी तो वो हम उनको बताएँगे कि हमें ये मसाइल हैं, इस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और हम जो है हमें इस तरह से स्पेस दें आप। तो इस तरह हमारा सबसे बड़ा गिला यही है और पिछली दफ़ा भी रहा है कि इनके से हमारा कोऑर्डिनेशन लैग है बहुत सर बड़ा। एफबीआर वाले कहते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो टैक्सों में हेर-फेर करते हैं। तो एफबीआर वाले कहते हैं कि ये टैक्सों में हेर-फेर करना बंद कर दें, मतलब ऑन बोर्ड आकर टैक्स रिटर्न जमा कराएँ, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। एफबीआर का ये मौक़िफ़ है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अजीब-सी बात है ना कि पहले वो शर्त रख रहे हैं कि आप ऐसे करते हैं, हम उनको समझाएँगे हम ऐसा नहीं करते। आप मुझे हमें बताएँ कि हम कहाँ पे टैक्सों में हेर-फेर करते हैं। जब वो हमें बताएँगे तो हम उनको क्लियर करेंगे, नहीं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या ये क्यों ऐसे है। आप अगर टैक्स पे टैक्स लगाएँगे तो टैक्सों में ज़रूर हेर-फेर होगा, ये मैं आपको बता ओवर दूँ। एक इनवॉइसिंग, एक अंडर ऑलरेडी इनवॉइसिंग तो होती है ना अमान साहब? सर इसको रोकना जो है उसको हमारी मुशावरत से हमारे पास बैठे तो सही आके, हम इनको बताएँगे ओवर इनवॉइसिंग और अंडर इनवॉइसिंग क्यों हो रही है और इसको कैसे रोका जा सकता है। हमारे साथ बैठेंगे तो हम इनको बता सकेंगे ना। पाकिस्तान अगर बिजनेस ये अपनी कौंसिल ने तरफ से इस देखिए हवाले से बाकायदा तौर पे अपने एक एलामिया जारी किया था ओवर इन्वॉइसिंग के हवाले से कि चाइना से जो ट्रेड होती है उसमें हमारे बिजनेसमैन ओवर इन्वॉइसिंग बड़े पैमाने पे करते हैं। लेकिन बहरहाल आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी हैं, आप अगर चाहते हैं तो मिनिस्टर आ जाता है, आप चाहते हैं तो पीएम भी आपसे मुलाकात कर लेते हैं, तो फिर एफबीआर को बिठाना कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है।
देखिए हमज़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस वक़्त बहुत बड़ा मसला है कि हमारे साथ एफबीआर नहीं बैठ रही। अगर एफबीआर के चेयरमैन और एफबीआर की तमाम टीम देखें सारा जो करना होता है ना जी। एंड पे एफबीआर नहीं करना होता। अगर वो हमारे साथ बैठते हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 मीटिंग करें। हमें इसके पर जिस तरह क्राइसिस में पूरा मुल्क घिरा हुआ है, हमें दिन-रात बैठना होगा, हमें हर वक़्त उनके साथ तमाम चीज़ें शेयर करनी होंगी, उनको हमारे साथ शेयर करनी होगी। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस क्राइसिस से निकाल लेंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आपको बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा जी। जिसको हम फेस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का अपनी जगह इश्यू है, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी मईशत नहीं चल सकती और करप्शन एक बहुत बड़ा इश्यू है। करप्शन को ख़त्म करना होगा और आपका ये डेट जो है ये बहुत बड़ा इश्यू है। डेट कैसे हम ख़त्म करेंगे? आईपीपीज़ का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि ये इसको हम कैसे हैंडल बिल्कुल, ये करेंगे? सारे मसाइल उसके हैं। बिल्कुल है। जी, जी, बिल्कुल, ब ए बिल्कुल हैं और एक इनको एक इसमें और मसला ये है कि बिज़नेसमैनों के पास जो डॉलर छुपे हुए हैं, अगर वो भी मार्केट में आ जाएँ, तो रुपया और बेहतर हो जाए। ये भी एक बात है। बि बिल्कुल, आप अगर इस तरह से आप कहते हैं तो पहले तो इस इसकी आप कॉज़ देखें ना कि डॉलर क्यों छुपा के रखे हैं बिज़नेस में? आप यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? उसकी वजह तो जानें। अगर डॉलर किसी वजह से छुपाए हैं तो आपके यहाँ उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा जो कि एक इंडस्ट्री के लिए होना लोकल चाहिए या इन्वेस्टर इंडस्ट्री का अगर आगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पा रहा है, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। ये मुझे बताएं आखिर में, इस बजट से उम्मीदें हैं? इस बजट में कुछ तवक्कुआत हैं कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, या बस ये वैसे ही बजट होगा जैसे माजी में पेश किया जाता है आईएमएफ के तसल्लुत में? ये तो मैं आपको प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या गुमान होगा क्या है लेकिन जो आपका, तवक्कुआत क्या है आपकी? तवक्कुआत 50-50 हैं क्योंकि जो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं हमें इनसे बहुत तवक्कुआत है कि ये हमारी बात सुनेंगे और ये हमारे साथ अभी हम इनके साथ जब लाहौर में प्री बजट कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बिठाएंगे उनके साथ मुशावरत से चलेंगे। अगर ये चलते हैं तो इंशाल्लाह कोई ऐसी मसला नहीं है कि हम मुल्क को आगे ना बढ़ा सकें। सिर्फ ये है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिज़नेस कम्युनिटी को अब साथ बिठाएँ। उनको हम ये चाहते हैं कि इस पे एक आप प्रोडक्ट पे आपने ₹1000 टैक्स लगाया हुआ है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक जी। अपने सेक्टर पे ₹1000 टैक्स लगाया हुआ है, हम चाहते हैं कि ₹500 टैक्स करें और हम आपको 3 इंडस्ट्रीज़ और ऐसी लगा के दिखाते हैं कि आपका रेवेन्यू डबल हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें का हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया अमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बिठाएं, इंडस्ट्रीज को चलाकर दिखाएंगे, मुल्क तरक्की करेगा। बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहसन मेहंदी, डायरेक्टर हैं आरिफ हबीब ग्रुप लिमिटेड के। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बेहतरीन मार्केट करार दे दिया है। रुपए की कदर के लिहाज से भी हम बेहतरी की सतह पर गामजन है और डॉलर की कदर के लिहाज से भी स्टॉक मार्केट बेहतरी की सतह पर गामजन है। क्या कहते हैं इस हवाले से आप? देखिए, आई थिंक की बात बिल्कुल ठीक है, जो कि पाकिस्तान मार्केट के फंडामेंटल्स काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान मार्केट के अंदर स्पेशली जब ये हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $50.42 बिलियन जो है जी। वो हो गए हैं। और आई थिंक कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इतना होना का मतलब ये है रुपी स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट $150 मिलियन तक आ गई फ्रॉम जुलाई टू तो ये आई थिंक ये जो इसका जो मेजर रीजन है वो प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। तो आई थिंक कि उसके अंदर भी जो है एक नई जो जो तरीके से जो है वो इकोनॉमी को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। जी। ट्रेजरी यील्ड्स गिर रही हैं, आगे इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है, 17% इन्फ्लेशन आ गई है, 13% हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। तो आई थिंक कि बहुत सारे मौक़ात हैं जिसमें हमने इकोनॉमिकली खुद को खुद बनाने की कोशिश की है। आईएमएफ इम्प्रेस्ड है, वर्ल्ड बैंक इम्प्रेस्ड है और आई थिंक कि हमें सपोर्ट मिल रहा है। मगर एहसन साहब, अगर इस बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस ऐड ऑन होते हैं, टैक्सेस का हजम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों के ऊपर आता है जो टैक्स पहले से ही दे रहे हो, तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा। देखिए, ये कोई इतना डायरेक्ट कोई इतना नहीं होगा। ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स है, ये आईएमएफ भी समझता है, वो तो टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी कि जो सिम होल्डर्स हैं जो कि नॉन नॉन टैक्स पेयर है, उनकी सिम्स बंद करने की बात हो रही है। तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात हो रही है। प्रेजेंट जो टैक्स पेयर है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं बढ़ रहे और बहुत सारे ऐसे जो उस टैक्स पेयर्स हैं, आई थिंक कि उनके स्लैब्स में चेंजेस नहीं आ रही हैं। बट डेफिनेटली पेंशनर्स को की टैक्सेशन की बातें हो रही हैं। बट जी। आई थिंक कि अभी तक सारी जो बातें हैं वो प्रिडिक्शन की बेसिस पर हैं। हतमी कोई रिजल्ट जो है जब तक फेडरल बजट अनाउंस नहीं होगा, उसकी स्पेकुलेशन होती है। 75,000 का लेवल क्रॉस किया 100 इंडेक्स ने, तारीख रकम की अपनी हिसाब का रिकॉर्ड तोड़कर 100 इंडेक्स पूरे हफ्ते ट्रेड होता रहा और एक नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन रहा। तो ओवरऑल मजमूई तौर पे पूरे हफ्ते की अगर मैं आपसे बात करूं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मुस्बत
डायरेक्शन के अंदर मार्केट है और ये जो रीजन है इसका वो प्राइमरीली ये है कि प्री बजट जो स्पेकुलेशन है वो इस वक्त मार्केट के अंदर है। आगे आईएमएफ की तरफ से सपोर्ट मिलना है, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर इन हो रहे हैं, एमएससीआई में हमारी एक सिर्फ नेशनल बैंक और ऐड हो गई है, वेट 4 तरह से ब्लूमबर्ग ने कहा है कि 4% मार्केट ने परफॉर्मेंस दी साल के अंदर। तो ये चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि फॉरेन इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का डायरेक्शन ले बैठे हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे हफ्ते अपडेट इंडेक्स की पोजीशन बहुत बेहतर रही, रिकॉर्ड सतह पे रही। अपडेट इंडेक्स ने नई तारीख रकम की 75,000 का लेवल क्रॉस किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में अपकमिंग सेशंस में मजीद तेजी रहेगी क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। करंट अकाउंट के अभी फ्रेश नंबर्स आए हैं, उनमें भी जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो सरप्लस रहा है। ट्रेड डेफिसिट का सामना हमें ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमती इकदाम के नतीजे में करंट अकाउंट बैलेंस हमारा सरप्लस हो रहा है, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे इंडिकेटर्स पर आ रहा है। आइंदा वाले दिनों में जैसे जैसे एफडीआई स्टॉक मार्केट में आती रहेगी वैसे वैसे हम 100 इंडेक्स की पोजीशन को बेहतर देखेंगे। 75,000 क्या लेवल 100 इंडेक्स ने क्रॉस किया। आज भी बेहतर सतह पे मार्केट ट्रेड होती रही, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर और सेमी सेक्टर के एक्सचेंज में नुमाया खरीदो फरोख का सिलसिला पूरे हफ्ते देखा गया है। आइंदा वाले दिनों में अगर सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आते हैं, रिफाइनरी सेक्टर में चाइना और सऊदी अरब की ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट आती है तो रिफाइनरी सेक्टर मजीद ऊपर जाएगा, रिफाइनरी स्टॉक्स मजीद ऊपर जाएंगे। और अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे ही इंप्रूव होते रहे थोड़े थोड़े ग्रेजुअली, तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। मुझे ओमिनी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है।